द स्टोरी ऑफ मेंडल। काफी इंटरेस्टेड, पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लिनेशन था उनका। अच्छा, हाँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि साइंस में आगे नहीं बढ़ पाए वो। तो उन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग के लिए। पर वो साइंस का इंटरेस्ट तो था अंदर। तो 1848 में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अप्लाई किया। ब्रूनो में एक स्कूल था मैथ्स और नेचुरल साइंस टीचर के लिए। हाँ, ब्रूनो तब ऑस्ट्रियन किंगडम का पार्ट था और रेफरेंस मोनेस्ट्री का था, तो स्कूल मना नहीं कर पाया। एक एग्जाम रखा गया और पहले रिटन एग्जाम में ही फेल्ड मिजरेबली, मतलब बुरा हाल। बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट था। हाँ, फिर वियना में ओरल टेस्ट हुआ, उसमें तो और भी बुरा परफॉर्म किया। ओह, वहां उन्हें मेंटोर मिले क्रिश्चियन डॉपलर। डॉपलर इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा साइंस स्टूडेंट्स ने। हाँ बिल्कुल, वो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला फिनोमेना रिलेटिव मोशन के साथ। डॉपलर हमेशा स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, बहुत हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस था उनका। और यहीं से मेंटल को इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। डिग्री ली, फिर स्कूल टीचर वाला एग्जाम फिर से दिया, एंड गेस व्हाट, ही फेल्ड मिजरेबली अगेन। दूसरी बार भी। हाँ, इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वापस मोनेस्ट्री आ गए। ऐसा लगा कि बस खत्म एकेडमिक करियर। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। उस मोनेस्ट्री का एक बड़ा सा फील्ड था और वो फील्ड बन गया मेंडल का पर्सनल लेबोरेटरी। समटाइम्स लिमिटेशंस ऐसे ही काम करती है ना। एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। उन्होंने आसपास के फार्म से 34 डिफरेंट प्योर ब्रेड पी प्लांट्स लिए। प्योर ब्रेड यानी होमोजाइगस, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके ऑफस्प्रिंग बिल्कुल उनके जैसे ही होते थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते थे। जैसे अगर पेरेंट प्लांट येलो राउंड पी वाला है तो बच्चे भी कंसिस्टेंटली येलो राउंड ही होंगे, प्योर लाइन। करेक्ट। उन्होंने केयरफुली इन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को सिलेक्ट किया। और फिर 1856 से 1863 तक कितने साल हुए? 7 साल। 7 years, हाँ। उन्होंने इन पी प्लांट्स को अपने फील्ड में कल्टीवेट किया और हजारों क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत मेटिकुलस डिटेल्ड काम था ये। बिल्कुल। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स से उन्होंने अपने फेमस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस डिराइव किए। 1864-65 में उन्होंने ये लॉज वेरियस साइंस फोरम्स में प्रेजेंट भी किए, वियना में भी। ही वाज रेडी टू शेयर हिज फाइंडिंग्स। और इंटरेस्टिंगली जिस फोरम में उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, उनके प्रेजेंटेशन के ठीक बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर प्रेजेंटेशन था, जो 1859 में पब्लिश हुई थी। हाँ, अजीब कोइंसिडेंस था। और मेंडल का काम एक्चुअली डार्विन की थ्योरी को कॉम्प्लीमेंट करता था। डार्विन ने बताया हाउ एवोल्यूशन हैपेंस, नेचुरल सिलेक्शन, पर ये नहीं बताया कि एडवांटेजेस ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कैसे होते। एग्जैक्टली, वो मैकेनिज्म मिसिंग था। मेंडल का काम वही इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा था। एक क्रूशियल पीस था वो डार्विन के पजल का। लेकिन उनके काम को रिकग्निशन नहीं मिली उस वक्त। कॉन्टेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने मतलब ग्रास्प ही नहीं किया सिग्निफिकेंस को। सही बात है। उन्होंने डार्विन को लेटर लिखा, पर अपेरेंटली डार्विन ने उसे पढ़ा ही नहीं या फिर इग्नोर कर दिया। एक फेमस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, कार्ल वॉन नेगली। उन्होंने 2 महीने बाद रिप्लाई किया कि ये सब स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना बायोलॉजी में नॉनसेंस है। ओह माय गॉड, इमेजिन इतने सालों की मेहनत के बाद ऐसा फीडबैक। हाँ, बहुत डिस्करेजिंग रहा होगा। फिर 1884 में किडनी प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो गई और उनका इतना रेवोल्यूशनरी काम साइंस लिटरेचर में कहीं खो गया। फॉरगॉटन। किसी को पता ही नहीं चला कि जेनेटिक्स पर इतना इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क हो चुका है। इस पीरियड को 1865 से 1900 तक लॉन्गेस्ट साइलेंस इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस कहा जाता है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया डेवलप हुआ, प्रेजेंट हुआ, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया, बस जर्नल्स में दबा रहा। आपके हिसाब से क्या चीज थी जो मेंडल को मोटिवेट करती रही होगी इतने सेटबैक्स के बाद भी? शायद वो क्यूरियोसिटी ही थी। वो रिजल्ट्स देख रहे थे, पैटर्न समझ रहे थे, भले ही दुनिया उसे अप्रिशिएट ना कर रही हो। वो कन्विक्शन। खैर चलिए देखते हैं उनके काम का कोर क्या था। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, पर एक क्लैरिफिकेशन पहले। मेंडल ने खुद लॉज को नंबर नहीं किया था। ये बाद में स्कॉलर्स ने उनके वर्क को 3, 4 या 5 लॉज में इंटरप्रेट किया। हम यहाँ 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो कोर आइडियाज कवर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अप पहला लॉ, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। यहाँ फैक्टर का मतलब जीन है। मेंडल के टाइम जीन वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये फैक्टर टर्म यूज किया। राइट। ये लॉ कहता है कि हर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे प्लांट की हाइट या सीड का कलर, एक डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होती है। और ये फैक्टर इंडिविजुअल में पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पेयर। मतलब हर ट्रेट के लिए हमें एक फैक्टर मदर से मिलता है और एक फादर से, एक इनहेरिटेड पेयर। इसीलिए तो हम सब में पेरेंट्स से ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये लॉ इसका बेसिक रीजन बताता है। उस टाइम के लिए कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये, कि इनहेरिटेंस ब्लेंडिंग नहीं, डिस्क्रीट यूनिट्स में होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कि जब एक इंडिविजुअल को किसी ट्रेट के लिए 2 डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं, यानी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन। एलील्स कहते हैं ना इन्वर्जन्स को, जैसे कलर के लिए येलो वाला फैक्टर या ग्रीन वाला फैक्टर। करेक्ट, अलील्स। तो जब 2 डिफरेंट अलील्स होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी एक्सप्रेस होगा। जो फैक्टर एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उस डोमिनेंट वाले की प्रेजेंस में, वो रिसेसिव कहलाता है। ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाती है, जब दोनों इनहेरिटेड अलील्स डिफरेंट हो, जैसे एक येलो के लिए एक ग्रीन के लिए।
एग्जैक्टली और अगर दोनों अलील सेम मिले होमोजाइगस तब तो वही ट्रेट एक्सप्रेस होगा, वहां डोमिनेंस का सवाल ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर पी प्लांट में येलो सीड कलर का एलेल हम उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन सीड कलर के एलेल जी पर डोमिनेंट है, तो जी जीनोटाइप वाले प्लांट में सिर्फ येलो कलर दिखेगा। डोमिनेंट जी ने रिसेसिव जी के इफेक्ट को मास्क कर दिया। तो डोमिनेंट एलील बेसिकली बॉस की तरह है। रिसेसिव वाला सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट बॉस एब्सेंट हो, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जी, राइट? इससे एक्सप्लेन होता है ना कि कुछ ट्रेट्स जनरेशन स्किप क्यों कर देते हैं। प्रिसाइसली। अब तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अप्लाई होता है जब सेक्स सेल्स यानी स्पर्म या एग बनते हैं। वो जो यूनिट फैक्टर्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक मदर से एक फादर से, वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं। अच्छा, तो हर गैमीट को उस पेयर में से रैंडमली सिर्फ एक फैक्टर मिलता है, इक्वल लाइक्लीहुड के साथ 50-50 चांस है कि पेरेंट का कौन सा एलील किस गैमीट में जाएगा। हाँ, इसका कनेक्शन सीधा मियोसिस से है, वो सेल डिवीजन प्रोसेस जिससे गैमीट्स बनते हैं। याद है, मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होते हैं। वही प्रोसेस यहाँ जीन्स फैक्टर्स के साथ हो रहा है, अलील लेवल पर। पेयर्ड फैक्टर्स रैंडमली सेपरेट होते हैं ताकि हर गैमीट को एक या दूसरा मिले, इक्वल प्रोबेबिलिटी से। इससे हेरिडिटी प्रिडिक्टेबल बनी, एक मैथमेटिकल बेसिस मिला। राइट। जैसे अगर एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप जी है तो उसके गैमीट्स या तो जी एलील कैरी करेंगे या जी एलील, 50-50 प्रोबेबिलिटी। वो कार्ड्स शफल करके डील करने जैसा, हर गैमीट को रैंडमली एक कार्ड एलील मिलता है पेयर में से। परफेक्ट एनालॉजी। फाइनली चौथा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहता है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के फैक्टर्स जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। मतलब एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। पर इसमें कैच है, ये तभी अप्लाई होता है जब जीन्स अलग क्रोमोसोम्स पर हों या एक ही क्रोमोसोम पर काफी दूर हों। ओके, एग्जाम्पल, पी प्लांट में सीड कलर का जीन येलो ग्रीन और इसके सीड शेप के जीन राउंड रिंकल्ड से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि येलो हमेशा राउंड के साथ ही इनहेरिट होगा, येलो रिंकल्ड भी हो सकता है और ग्रीन राउंड भी। कलर का इनहेरिटेंस शेप के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता। बिल्कुल। रियल लाइफ में सोचें तो किसी पेरेंट के आई कलर का जीन उनके हेयर टाइप के जीन से इंडिपेंडेंटली पास ऑन हो सकता है, अगर वो अलग क्रोमोसोम्स पर हैं तो। डिफरेंट ट्रेट्स के फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। इसीलिए हम भाई बहनों में ट्रेट्स के इतने वेरिएड कॉम्बिनेशंस देखते हैं। इसका कनेक्शन भी मियोसिस से है, स्पेसिफिकली क्रॉसिंग ओवर, जो प्रोफेज 1 में होता है, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। इससे अलील्स और शफल हो जाते हैं, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स और एलिगेंट सिस्टम है ये। इंडीड, इससे बहुत जेनेटिक वेरिएशन जनरेट होता है जो एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। सोचो, अगर ट्रेट्स हमेशा फिक्स्ड ब्लॉक्स में इनहेरिट होते तो पॉपुलेशंस अडैप्ट कैसे करती? ग्रेट पॉइंट। अब देखते हैं कि मेंडल ने ये लॉज डिराइव कैसे किए। लेट्स डाइव इनटू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। पी का कलर मोनो मतलब 1। सेटअप, उन्होंने एक प्योरब्रेड येलो पी प्लांट लिया, जीनोटाइप जी होमोजाइगस डोमिनेंट, और उसे क्रॉस पोलिनेट कराया एक प्योरब्रेड ग्रीन पी प्लांट जीनोटाइप जी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। याद है, प्योरब्रेड मतलब होमोजाइगस। गैमीट्स क्या बनेंगे? जीजी प्लांट सिर्फ जी अलील वाले गैमीट्स बनाएगा और जीजी प्लांट सिर्फ जी अलील वाले। सिंपल है, क्योंकि सेग्रीगेशन के बाद भी अलील सेम ही रहता है यहाँ। F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली ऑफस्प्रिंग जनरेशन। सारे ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या था? जीजी हेट्रोजाइगस, और उनका फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस सब येलो। इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस स्ट्रांगली कंफर्म हुआ। येलो जी ग्रीन जी पर डोमिनेंट है। रिजल्ट एकदम कंसिस्टेंट और क्लियर था। फिर आई F2 जनरेशन। मेंडल ने F1 जनरेशन के गॉक लिंगेड प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन या F1 के बीच क्रॉस। तो क्रॉस था गॉक एक्स गॉक। इसके रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने के लिए बाद में आर पुनित ने एक सिंपल टूल डेवलप किया, पुनित स्क्वायर। एक ग्रिड है जो पेरेंटल गैमीट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस से ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटीज दिखाता है। बहुत यूजफुल टूल है ये जेनेटिक्स में। F2 गैमीट्स, दोनों गॉक पेरेंट प्लांट्स जी और ग दोनों तरह के गैमीट्स बनाएंगे 50-50 प्रोबेबिलिटी से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहे हैं यहाँ। F2 रिजल्ट्स पुनित स्क्वायर से पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या निकले? जी गॉक और जी। तो रेशियो क्या हुआ? 1 जी, 2 गॉक, 1 जी। यह है जीनोटिपिक रेशियो। राइट। और पॉसिबल फिनोटाइप्स, येलो जो जी और गॉक से आए और ग्रीन जो जी से आया। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? 3 येलो 1 ग्रीन। मेंडल ने ये क्रॉस बार बार किया हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स के साथ, और हर बार कंसिस्टेंटली यही कैरेक्टरिस्टिक 3.1 फिनोटिपिक रेशियो मिला। ये चांस नहीं था। इसने स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एविडेंस दिया पहले 3 लॉज के लिए, यूनिट फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन। इमेजिन वो एक्साइटमेंट जब ये प्रेडिक्टेबल रेशियोज निकल कर आ रहे होंगे। एब्सोल्युटली।
कंसिस्टेंसी की थी। इसने बायोलॉजी को एक ज्यादा क्वांटिटेटिव साइंस बनाने में हेल्प की। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ मेंडल ने एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए, जैसे पी का सीड कलर एंड सीड शेप। डाई मतलब टू। पर्पस था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेस्ट करना। क्या कलर और शेप ट्रेट्स एक दूसरे से लिंक्ड होकर इनहेरिट होते हैं या इंडिपेंडेंटली? सेटअप, प्योरब्रेड येलो राउंड प्लांट GGWW होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों ट्रेट्स के लिए को क्रॉस किया प्योरब्रेड ग्रीन रिंकल्ड प्लांट GGWW होमोजाइगस रिसेसिव दोनों के लिए से। F1 जनरेशन, सारे ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप GGWW था, डबली हेट्रोजाइगस, और फिनोटाइप सब येलो राउंड। इससे फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस कंफर्म हुआ दोनों ट्रेट्स के लिए। येलो ग्रीन से डोमिनेंट है और राउंड रिंकल्ड से डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए हेट्रोजाइगोट में। F2 जनरेशन, F1 के GGWW प्लांट्स की सेल्फ क्रॉसिंग कराई, GGWW into GGWW। F1 गैमीट्स। अब यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम GG अलील्स का सेग्रीगेशन WW अलील्स के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। इसलिए हर GGWW प्लांट 4 तरह के गैमीट्स बना सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, GW, GW, GW और GW। पनेट स्क्वायर, डाइहाइब्रिड। अब ये 4x4 का ग्रिड बनेगा जिसमें 16 पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस दिखेंगे F2 जनरेशन में। एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन याद रखना, लिखते वक्त सेम जीन के एलील्स साथ में लिखे जाते हैं, डोमिनेंट पहले, जैसे GGWW ना कि GWGW। इससे जीनोटाइप पढ़ना आसान होता है। करेक्ट। F2 रिजल्ट्स फिनोटिपिक रेशियो। मेंडल ने बार-बार ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में रेशियो हमेशा कंसिस्टेंटली 9:3:3:1 आता था। 9:3:3:3:1, ओके, ब्रेक डाउन। हाँ, 9 येलो राउंड दोनों ट्रेट्स के लिए डोमिनेंट, 3 ग्रीन राउंड कलर के लिए रिसेसिव, शेप के लिए डोमिनेंट, 3 येलो रिंकल्ड कलर के लिए डोमिनेंट, शेप के लिए रिसेसिव, 1 ग्रीन रिंकल्ड दोनों ट्रेट्स के लिए रिसेसिव। वाओ, ये कंसिस्टेंट 9:3:3:1 रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल प्रूफ था। इसने दिखाया कि कलर का जीन GG, शेप के जीन WW से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। ट्रेट्स मिक्स एंड मैच हो सकते हैं, वो एक फिक्स्ड पैकेज में इनहेरिट नहीं होते। वो बुफे एनालॉजी याद है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर ये लिंक्ड होते तो रेशियो बिल्कुल डिफरेंट आता। राइट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट किया उनके लॉज को केयरफुल ब्रीडिंग और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करके। तो क्या ये लॉज सिर्फ पी प्लांट्स पर अप्लाई होते हैं? लेट्स डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंडल्स लॉज इन ह्यूमंस। बिलीव इट और नॉट, सोर्सेज कहते हैं 20,000 से ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉलो करते हैं। दैट्स ह्यूज। एग्जाम्पल 1, ईयरलोब अटैचमेंट। कान का निचला हिस्सा ईयरलोब या तो फ्री हैंगिंग होता है या डायरेक्टली स्किन से अटैच होता है साइड में। ये एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है। मान लो डोमिनेंट अलील E फ्री हैंगिंग के लिए है और रिसेसिव अलील E अटैच्ड के लिए, तो जिनका जीनोटाइप EE या EE होगा उनके ईयरलोब्स फ्री होंगे और जिनका EE होगा उनके अटैच्ड। सिंपल मेंडेलियन ट्रेट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है। कभी नोटिस किया ये वेरिएशन आसपास के लोगों में? हाँ, काफी कॉमन है। एग्जाम्पल 2, PTC टेस्टिंग। एक केमिकल है फिनाइल थायोकार्बामाइड, PTC। कुछ लोगों को ये एक्सट्रीमली बिटर टेस्ट करता है, कुछ को बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। ये भी एक सिंगल जीन TAS2R38 से कंट्रोल होता है जो क्रोमोसोम 7 पर है। डोमिनेंट अलील T टेस्टर बनाता है, रिसेसिव अलील T नॉन टेस्टर। तो TT और TT जीनोटाइप वाले लोग टेस्टर होंगे, TT वाले नॉन टेस्टर। और इंटरेस्टिंग बात, PTC टेस्टिंग एबिलिटी ईयरलोब टाइप से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ह्यूमंस में भी काम कर रहा है। ईयरलोब अटैचमेंट का जीन और PTC टेस्टिंग का जीन अलग क्रोमोसोम्स पर है, इसलिए इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल 3, क्लेफ्ट चिन। चिन में एक वाई शेप्ड डिम्पल या ग्रूव, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। मान लो C अलील क्लेफ्ट चिन के लिए है, तो CC या CC जीनोटाइप वाले लोगों में क्लेफ्ट चिन होता है, CC वालों में नहीं, स्मूथ चिन। एग्जाम्पल 4, एक्विंड्रोप्लेजिया। ये एक कॉमन फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म है जिसमें लिम्स शॉर्ट होते हैं। ये भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, FGR3 जीन में म्यूटेशन के कारण होता है क्रोमोसोम 4 पर। मान लो A अलील एक्विंड्रोप्लेजिया के लिए है, तो AA या AA जीनोटाइप से ये कंडीशन होती है। AA जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स की हाइट टिपिकल होती है। थैंकफुली ज्यादातर लोग AA होते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत सी ह्यूमन ट्रेट्स, यहाँ तक कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इन बेसिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इन लॉज को समझना जेनेटिक काउंसलिंग और इनहेरिटेंस रिस्क प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। कितने सारे कॉमन ट्रेट्स हैं। कोई और ट्रेट सोच सकते हैं जो फैमिलीज में कॉमनली दिखता है, शायद मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता हो। राइट। तो मेंडल के लॉज फाउंडेशनल हैं, पर जैसा साइंस में हमेशा होता है, फर्दर रिसर्च ने कॉम्प्लेक्सिटीज रिवील की। जल्दी पता चला कि कुछ सिचुएशंस में ये लॉज परफेक्टली फिट नहीं होते या उनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉज, या हम कह सकते हैं एक्सटेंशंस एंड वेरिएशंस। पहला इंपॉर्टेंट वेरिएशन है कोडोमिनेंस।
लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि हेटेरोजाइगोट में सिर्फ डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होता है। को-डोमिनेंस में सिचुएशन अलग है। यहाँ एक जीन के दोनों डिफरेंट अलील्स इक्वली डोमिनेंट होते हैं और दोनों ही एक साथ इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं हेटेरोजाइगोट में। कोई भी अलील दूसरे को मास्क नहीं करता। वो एनोलॉजी याद है, जैसे दो इक्वली पावरफुल लीडर्स साथ में रूल कर रहे हों, दोनों का इन्फ्लुएंस दिखता है। परफेक्ट। एग्जाम्पल 1, ज़ीब्रा स्किन पैटर्न। अगर एक हाइपोथेटिकल अलील S ब्लैक स्ट्राइप्स के लिए है और दूसरा S- व्हाइट स्ट्राइप्स के लिए, अगर ये को-डोमिनेंट हैं, जीनोटाइप SS-, तो ज़ीब्रा की स्किन पर डिस्टिंक्ट ब्लैक स्ट्राइप्स भी होंगे और डिस्टिंक्ट व्हाइट स्ट्राइप्स भी। वो ब्लेंड होकर ग्रे नहीं बनेंगे। दोनों अलील्स अपना फिनोटाइप पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल 2, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये कोडोमिनेंस का क्लासिक ह्यूमन एग्जाम्पल है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि यहाँ मल्टीपल अलील्स हैं, 2 से ज्यादा। हाँ, ब्लड ग्रुप डिटर्मिन होता है आई जीन आइसोएग्लूटिनोजन से, जो क्रोमोसोम 9 पर है। इसके 3 मेन अलील्स हैं। IA जो एंटीजन A बनाता है रेड ब्लड सेल सरफेस पर, IB जो एंटीजन B बनाता है, और I या IO जो कोई एंटीजन नहीं बनाता। इन अलील्स के बीच रिलेशनशिप क्या है? IA और IB दोनों अलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट है, लेकिन IA और IB आपस में कोडोमिनेंट है। ये यहाँ कोडोमिनेंस का की पॉइंट है। इसलिए पॉसिबल जीनोटाइप्स और रिजल्टिंग ब्लड टाइप्स, फिनोटाइप्स, ऐसे होते हैं। टाइप A ब्लड, जीनोटाइप IAIA होमोजाइगस या IAI हेट्रोजाइगस, IA पर डोमिनेंट है। ओके। टाइप B ब्लड, जीनोटाइप IB होमोजाइगस या IBI हेट्रोजाइगस, IBI पर डोमिनेंट है। टाइप AB ब्लड, जीनोटाइप IAIB, ये हेट्रोजाइगस है पर IA और IB को डोमिनेंट है, तो दोनों एंटीजन A और एंटीजन B प्रोड्यूस होते हैं और सेल सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा, दोनों साथ में। हाँ, और टाइप O ब्लड, जीनोटाइप II होमोजाइगस रिसेसिव। पॉइंट स्क्वायर यूज करके देखें तो अगर एक टाइप A पेरेंट जीनोटाइप IAI और एक टाइप B पेरेंट जीनोटाइप IBI हैं, तो उनके बच्चों में टाइप A, B, AB या O चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। हर कॉम्बिनेशन का 25% चांस है। और अगर एक टाइप AB पेरेंट है, इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप AB है, और एक टाइप O पेरेंट है, तो बच्चों में सिर्फ टाइप A या टाइप B ही पॉसिबल है। टाइप AB या टाइप O नहीं हो सकते। आप ये पनेट स्क्वायर बनाकर देख सकते हैं। ये डोमिनेंस IAIB ओवर I और को डोमिनेंस IA और IB टुगेदर दोनों डेमोन्स्ट्रेट करता है। ग्लोबली टाइप O सबसे कॉमन है, फिर A, फिर B और AB सबसे रेयर। ज्योग्राफी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, जैसे टाइप B एशिया के कुछ पार्ट्स में ज्यादा कॉमन है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि कुछ ब्लड ग्रुप्स ने हिस्टोरिकली लोकल इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट एडवांटेज दिया हो, जैसे टाइप O कॉलेरा से कुछ प्रोटेक्शन देता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये ABO सिस्टम काफी पुराना है, शायद 30,000 साल से भी ज्यादा। तो टाइप AB ब्लड ग्रुप को-डोमिनेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों IA और IB अलील्स अपना इफेक्ट साइमल्टेनियसली दिखा रहे हैं। जेनेटिक्स काफी इंट्रिकेट हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ भी हेट्रोजाइगोट में फिनोटाइप इंटरमीडिएट होता है दोनों होमोजाइगस फिनोटाइप्स के कंपेयर में, लेकिन को-डोमिनेंस से अलग है। को-डोमिनेंस में दोनों अलील्स पूरी तरह अलग-अलग एक्सप्रेस होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगोट का फिनोटाइप एक ब्लेंड या इंटरमीडिएट होता है दोनों होमोजाइगस एक्सट्रीम्स के बीच का। डोमिनेंट अलील रेसेसिव को पूरी तरह मास्क नहीं कर पाता। एग्जाम्पल 1, स्नैपड्रैगन फ्लावर्स का कलर एंटेरिनम। अगर रेड फ्लावर कलर अलील R, व्हाइट फ्लावर कलर अलील R पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस RR प्लांट्स रेड फ्लावर्स देंगे, होमोजाइगस RR प्लांट्स व्हाइट फ्लावर्स देंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस RR प्लांट्स के फ्लावर्स न रेड होंगे न व्हाइट, बल्कि पिंक होंगे, एक इंटरमीडिएट ब्लेंड। एग्जाम्पल 2, ह्यूमन सिकल सेल ट्रेट। HB जीन है क्रोमोसोम 11 पर। यह हेमोग्लोबिन का पार्ट कोड करता है, वो प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है। नॉर्मल अलील या हम उसे HBA या S कहते हैं, नॉर्मल डिस्क शेप्ड RBCs कोड करता है। एक म्यूटेटेड वर्जन है सिकल सेल अलील, HBS या S। ये ऐसा हेमोग्लोबिन कोड करता है जिससे RBCs सिकल शेप्ड, दराती जैसे हो जाते हैं, स्पेशली लो ऑक्सीजन कंडीशंस में। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से होता है ये। अब देखते हैं जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। HBA, HBA, SS नॉर्मल RBCs, इंडिविजुअल हेल्दी है। HBS, HBS, SS सिकल सेल अनीमिया, ऑलमोस्ट सारे RBC सिकल शेप्ड हो जाते हैं। ये सेल्स ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं करते, ब्लड वेसल्स ब्लॉक करते हैं और इनकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये एक सीरियस कंडीशन है। बहुत सीरियस। HBA, HBS सिकल सेल ट्रेट, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है।
जिनको सिकल सेल ट्रेट होता है उनमें दोनों तरह के हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होते हैं। लगभग 65% आरबीसीज नॉर्मल हो सकते हैं, पर 35% स्ट्रेस में, जैसे लो ऑक्सीजन, सिकल शेप्ड हो सकते हैं। तो एचबीए अलील पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। एचबीएस अलील भी पार्शियली एक्सप्रेस होता है, जिससे सेल्स का मिक्स मिलता है और एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है जो यूजुअली सिकल सेल एनीमिया से माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो ये पोटेंशियली हार्मफुल एचबीएस अलील पॉपुलेशन में परसिस्ट क्यों करता है, खासकर कुछ रीजन्स में जैसे अफ्रीका और इंडिया के पार्ट्स में? अगर ये होमोजाइगस स्टेट एसएस में इतना डेट्रीमेंटल है, तो नेचुरल सिलेक्शन ने इसे एलिमिनेट क्यों नहीं किया? इसका एक फैसिनेटिंग कनेक्शन है मलेरिया के साथ। वहाँ क्या होता है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जहाँ मलेरिया एंडेमिक है, एचबीए इंडिविजुअल्स नॉर्मल सेल्स मलेरिया इन्फेक्शन के लिए हाईली ससेप्टेबल होते हैं। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम नॉर्मल आरबीसीज में इजीली ग्रो करता है। हिस्टोरिकली मलेरिया से हाई मोर्टेलिटी रिस्क था। अच्छा, एचबीएस इंडिविजुअल्स सारे सिकल सेल्स सिवियर सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं। अनीमिया से ही हाई मोर्टेलिटी रिस्क। एचबीएस इंडिविजुअल्स मिक्स ऑफ सेल्स हेट्रोजाइगोट्स, इन्हें एक सिग्निफिकेंट सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। कुछ सिकल हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में इंटरफेयर करती है, जिससे सिवियर मलेरिया से रेजिस्टेंस मिलती है। वाओ। और उनके पास इतने नॉर्मल आरबीसीज अराउंड 65% होते हैं कि वो सिवियर अनीमिया से भी मोस्टली बच जाते हैं। इस फिनोमेनन को हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कहते हैं। इसलिए मलेरिया प्रोन रीजन्स में नेचर में हेट्रोजाइगोट्स एसएस को फेवर किया, क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट दोनों होमोजाइगोट्स एसएस और एसएस से ज्यादा था, और इसलिए हार्मफुल एचबीएस अलील भी पॉपुलेशन में बना रहा रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसीज पर, क्योंकि सिंगल कॉपी यानी हेट्रोजाइगस स्टेट में होने पर वो मलेरिया के अगेंस्ट एक क्रूशियल सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था। ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जेनेटिक वेरिएशन इवन जिसमें पोटेंशियली हार्मफुल अलील इन्वॉल्व हो, पॉपुलेशन में मेंटेन रह सकता है अगर वो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रेशर्स में बेनिफिट दे। एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती है। ये एडेप्टेशन के बारे में है, जरूरी नहीं परफेक्शन के बारे में। नेचर के चेक्स एंड बैलेंसेस कितने इंट्रिकेट हैं। ओके, तो आज हमने मेंटल की दुनिया में एक काफी डिटेल डिस्कशन की। लेट्स क्विकली रिकैप द मेन पॉइंट्स। हमने द स्टोरी ऑफ मेंडल देखी, वो प्रीस्ट जो एग्जाम्स फेल हुए पर अपने मोनेस्ट्री गार्डन में मेटिकुलस एक्सपेरिमेंट्स किए, लॉज प्रपोज किए जो पहले इग्नोर हुए, लॉन्गेस्ट साइलेंस, पर बाद में 1900 के आसपास रीडिस्कवर हुए और जेनेटिक्स की फील्ड लॉन्च हुई। क्या की चीज थी जिसने उनके काम को हेरिडिटी के प्रीवियस आइडिया से अलग बनाया? हिंट, क्वांटिटेटिव अप्रोच। राइट, वो नंबर्स, वो रेशोस। फिर हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस समझे, द 4 कोर कॉन्सेप्ट्स। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ट्रेट्स डिस्क्रीट फैक्टर्स, जीन्स के पेयर्स से कंट्रोल होते हैं, याद है, एक हर पेरेंट से। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेट्रोजाइगोट में एक अलील डोमिनेंट दूसरे रिसेसिव को मास्क करता है, वो बॉस वाली एनालॉजी याद है। हाँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलील पेयर्स रैंडमली सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, हर गैमीट को सिर्फ एक अलील मिलता है, वो कार्ड डीलिंग वाली एनालॉजी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट्स के जीन्स अलग क्रोमोसोम्स पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, वो बुफे एग्जांपल याद है। इस लॉ का ट्रेट कॉम्बिनेशंस पर क्या इंप्लीकेशन है? राइट, हमने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स देखे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ट्रेट GGXGG, F1GG, F2 में 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, और डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो ट्रेट्स GGWWX F1 GGWW, F2 में फेमस 9:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। और पुनेट स्क्वायर का यूज देखा प्रेडिक्शंस में, याद है 9:3:1 रेशियो ने क्या प्रूव किया? हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंडल्स लॉज इन ह्यूमंस देखी, ईयरलोब अटैचमेंट, फ्री वर्सेस अटैच्ड, PTC टेस्टिंग, टेस्टर वर्सेस नॉन टेस्टर, क्लेफ्ट चिन, डोमिनेंट, अकोंड्रोप्लेजिया डोमिनेंट जैसे एग्जांपल्स। 20,000 से ज्यादा ह्यूमन ट्रेट्स इन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ह्यूमन ट्रेट बता सकते हैं, जो डिस्कस किया। और फाइनली हमने एक्सेप्शंस या वेरिएशंस डिस्कस किए, एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ, जो दिखाते हैं कि जेनेटिक्स और कॉम्प्लेक्स है। कोडोमिनेंस, दोनों एलील्स हेट्रोजाइगोट में फुल्ली और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप में IA और IB एलील्स, टाइप AB ब्लड में। जेब्रा स्ट्राइप्स याद है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेट्रोजाइगोट एक ब्लेंडेड या इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करता है, जैसे सिकल सेल ट्रेट। HBS में नॉर्मल और सिकल सेल्स का मिक्स मिलता है। रोज कलर का पिंक एग्जाम्पल भी याद है। और वो हेटेरोजाइगोट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे काम करता है, दोबारा बता सकते हैं? बिल्कुल। अभी एक्सरसाइज लिसनर के लिए, इमेजिन तुम किसी दोस्त को समझा रहे हो मेंडल के डिस्कवरीज के बारे में। अपने वर्ड्स में मेन आइडियाज बताओ, ट्राई करो रिकैप करना, ऐसे ही मेमोरी स्ट्रांग होती है। आपके लिए की टेकअवेज क्या थे? मेंडल ने जेनेटिक्स के बेसिक रूल्स समझाए, पर कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे एग्जांपल्स बताते हैं कि बायोलॉजिकल रियलिटी कितनी न्यूआंस्ड और कॉम्प्लेक्स है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये सोचना कि हमारे अपने जेनेटिक कोड में और कितनी हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज, जीन इंटरैक्शंस, एपिजेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं, जिन्हें हम अभी तक फुली समझ नहीं पाए हैं।
मेंडल ने दरवाजा खोला, पर जेनेटिक्स के विशाल कमरे की एक्सप्लोरेशन अभी जारी है। इसी थॉट के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन द डीप डाइव।